हे गाइस, कैसे हो सब लोग। आज से हम लोग सीएनएस यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं और उसका हमारा पहला टॉपिक है रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स के इस टॉपिक में हम रिसेप्टर की प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं बहुत डिटेल में। सारी जो होती है ये जनरली आपके शॉर्ट आंसर्स में आ सकता है और वाइवा में भी पूछा जा सकता है, तो इसके ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। मैं जो है आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही पढ़ाता हूँ ताकि आप अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में अच्छे से स्कोर कर पाओ। मेन मेन टॉपिक ही आते हैं जनरली, सारे कोई भी पेपर ले लो, आप कोई भी यूनिवर्सिटी ले लो, तो इसलिए मैं जो है आपको मेन मेन टॉपिक ज्यादा पढ़ाता हूँ। हम जो है पहले इसके ब्लड और एक सीवीएस यूनिट और कवर कर चुके हैं। लोगों की डिमांड ज्यादा थी इसलिए मैं सीनियस यूनिट ज्यादा पहले करवा रहा हूँ, वरना अभी हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम कर रहे होते। कोई बात नहीं, अब जो है हम सीएनएस शुरू कर रहे हैं, इसके बाद हम बाकी यूनिट्स भी देखेंगे। सो हमारा टॉपिक है आज का रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, आज के लेक्चर में हम सब डिस्कस करेंगे। अगर तुम लोग को पीडीएफ नोट्स चाहिए तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल डॉक्टर पोटैटो फिजियोलॉजी नाम से है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और अगर आपको थोड़े मजे करने हैं, थोड़ा चिल वे चाहिए, तो आप लोग ज्वाइन, आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, वहां पे मैं मीम्स भी डालता रहता हूँ। और अभी जो है मैंने डेली ब्लॉगिंग का भी शुरू करा है, तो आप लोग जाकर के वहां पे मेरे को फॉलो कर सकते हैं। तो आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं रिसेप्टर्स। सबसे पहले ये समझते हैं कि रिसेप्टर्स होते क्या है। रिसेप्टर्स और मॉलिक्यूल्स या कुछ भी एक मिनी ऑर्गन कह लो जो हमारे स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। जनरल अगर मैं बोलूं तो वो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। प्लस इनका एक्शन ये होता है कि जो हमें स्टिमुलस मिला है उसको वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में भी कन्वर्ट करे। ये स्पेसिफिकली मैं आपको नर्व रिसेप्टर्स की बात बता रहा हूँ। जो हमारे स्टिमुलस जो हमने स्टिमुलस रिसीव करा है वो इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मान लो मैंने एक गर्म चीज पे अपना हाथ रखा हुआ है, वहां से मेरे को कौन सा स्टिमुलस मिल रहा है, मेरे को हीट वाला अपना थर्मो स्टिमुलस मिल रहा है। इस स्टिमुलस को हमारे रिसेप्टर्स रिसीव करते हैं और हमारे ब्रेन में मोस्टली हमारे इलेक्ट्रिकल चीजें चलती है, तो वो इस स्टिमुलस को एक इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस में कन्वर्ट कर देंगे। क्या हुआ, एक स्टिमुलस मैंने रिसीव करा, फॉर एग्जांपल हीट, ठीक है, मैंने गर्म चीज पे हाथ रखा, मैंने वो स्टिमुलस रिसीव करा। अब क्या होता है, इस स्टिमुलस के मिलने के कारण यहाँ पे जो रिसेप्टर्स हैं उनमें केमिकल चेंजेस आने लगते हैं। इन केमिकल चेंजेस के कारण ये एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करेगा जो मेरे पूरे ब्रेन तक जाएगा और जो करेक्ट एरिया है ब्रेन का वहां पे ट्रैवल करके मुझे बताएगा कि भाई तूने जो है हाथ यहाँ पे गर्म चीज पर रखा हुआ है, इसको हटा ले, वरना तेरे को जो है नुकसान हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा वहां। तो रिसेप्टर्स का काम होता है कि वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। रिसेप्टर्स आर ट्रांसड्यूसर्स, इसके लिए हम ट्रांसड्यूसर्स वर्ड यूज करते हैं, दैट कन्वर्ट वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इन द एनवायरनमेंट इनटू एक्शन पोटेंशियल्स इन द सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन जो चीजें सेंस करता है, ठीक है, ओके। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग चेंजेस इन आवर एनवायरनमेंट। हमारे आसपास जो भी चीजें हो रही हैं, हम सिर्फ ये हीट टच या इसको नहीं, जो हमारा सराउंडिंग में हमारा बैलेंस है, हमारे जो ईयर में रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे बैलेंस के लिए बैलेंस को मेंटेन करते हैं। जो हमारे आईज में रॉड्स एंड कोन्स होते हैं वो हमारे विजुअल सेंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती है, और फैक्टरी रिसेप्टर्स आपके जो नोज में, आपके नाक में जो प्रेजेंट है, वो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। तो ये सारे काम होते हैं हमारे रिसेप्टर्स के। सी, टेस्ट, स्मेल, हियर एंड फील, ये सारी चीजें जो होती है हमारे रिसेप्टर्स के काम होते हैं, ओके। सो अब होता क्या है, एक टाइप का स्टिमुलस मिला, फॉर एग्जांपल किसी भी टाइप का हमें स्टिमुलस मिला। अब उस स्टिमुलस को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है और इसके बीच में या तो एक इलेक्ट्रिकल हो सकता है या फिर केमिकल हो सकता है। ये साइनैप्स होता है। फॉर एग्जांपल ये मेरा न्यूरॉन नंबर 1 है, ये मेरा न्यूरॉन नंबर 1 है और ये 2 है, क्लियर। क्या होता है, जो न्यूरॉन 1 है वो दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल्स भेजता है, ठीक है। हमारे रिसेप्टर्स जो होते हैं एक तो एक्सट्रो भी हो सकते हैं और इंट्रो भी हो सकते हैं। एक्सट्रा रिसेप्टर्स जो होते हैं वो बाहर के एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं उनको डिटेक्ट करते हैं, और इंटेरो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर जो चेंजेस चल रहे हैं उनको डिटेक्ट करते हैं। तो क्या होता है, जब ये सारे सिग्नल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जा रहे होते हैं, हमें पता है हमारी बॉडी में बहुत सारे न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं, तो इन सब का जब डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है, आप ऐसे समझ सकते हो
कि जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में डेटा जाता है तो या तो एक केमिकल हो सकता है जिसको हम केमिकल साइनाप्स बोलते हैं, केमिकल साइनाप्स बोल सकते हैं, या फिर ये हमारा इलेक्ट्रिकल हो सकता है, इलेक्ट्रिकल हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो न्यूरॉन हमको साइनाप्स देखने मिल रहा है वो इलेक्ट्रिकल है। इसकी मैं एक मिनट वीडियो प्ले कर देता हूँ, आप लोग को दिख जाएगा। देखिए, ये जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल साइनाप्स में, इलेक्ट्रिकल साइनाप्स जो है यहाँ पे, उसमें जितने भी हमारे पोटेंशियल है, हमारा जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो ट्रैवल कर रहा है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। ये जो जगह होती है इतनी, इसको हम साइनाप्स बोलते हैं। ये साइनाप्स केमिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों हो सकता है। ठीक है, अब इसमें रिसेप्टर्स का क्या रोल आया? केमिकल सिनेप्स में क्या होता है, जो हमारे न्यूरॉन नंबर 1 है इसको हम प्री सिनेप्टिक बोल सकते हैं, और जो न्यूरॉन नंबर 2 है पोस्ट सिनेप्टिक होता है। प्री सिनेप्टिक से पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में हमारा जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो ट्रैवल करता है। यहाँ पे जो सेकेंड हमारा न्यूरॉन है, यहाँ पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो इस केमिकल सिग्नल को रिसीव करते हैं। ये जो होते हैं यहाँ पे केमिकल्स ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में जो है जाता है, तो हमारे रिसेप्टर्स जो होते हैं वहां पे उसको चीज को डिटेक्ट करते हैं एंड फर्दर मोर आगे जाकर के वो एक्शन पोटेंशियल को डेवलप करते हैं। क्लियर? ओके। सो जो मैंने बताया था कि हमारे रिसेप्टर्स होते हैं एक्सटेरो भी हो सकते हैं, इंटेरो भी हो सकते हैं। एक्सटेरो रिसेप्टर्स क्या करते हैं? ये जो है रिस्पॉन्स जो हमारे जो हमारा स्टिमुलस आउटर वर्ल्ड को, यानी जो हमारे बॉडी के आउटसाइड वर्ल्ड है, उस स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स को जनरेट करेंगे। प्रेजेंट इन द स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू, मेनली जो है हमारे स्किन में और सबक्यूटेनियस टिश्यू, यानी जो इसके नीचे वाला टिश्यू प्रेजेंट होता है उसमें प्रेजेंट होता है। और इंटेरोसेप्टर्स क्या होते हैं? वो जो हमारे बॉडी के अंदर चेंजेस चल रहे हैं, जैसे कि कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, बैरो रिसेप्टर्स होते हैं। ये जो है हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं, हमने पढ़ा हुआ है सीबीएस में। तो इस चीज को हमारे इंटेरो रिसेप्टर्स रेगुलेट करते हैं। क्लियर? ओके। अब एक्सटर्नल रिसेप्टर्स कितने टाइप के होते हैं? एक्सटर्नल रिसेप्टर्स याद रखना, 3 टाइप के मेजरली हम डिवाइड करते हैं। पहले होते हैं हमारे कुटेनियस रिसेप्टर्स। कुटेनियस रिसेप्टर्स यानी कि जो हमारे स्किन की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। अब इनमें ये मेनली हमारे टच को, प्रेशर को, वार्म यानी कि हमारा हॉट को, हॉट यानी कोई गर्म चीज हो गई है, कोल्ड हो गया, और पेन हो गया। पेन के लिए हमारे फ्री नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट होते हैं, इस चीज को याद रखना। ठीक है। अब कीमो रिसेप्टर्स जो केमिकल्स को डिटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी कोई चीज खाई है, अब वो चीज मीठी है ना, कड़वी है। मीठी यानी स्वीट है, सार है, खट्टी है, सार होता है। तो बिटर है यानी कड़वा होना, स्पाइसी है। स्पाइस इज टेक्निकली, अगर मैं बोलूं, इट इज नॉट अ टेस्ट सेंसेशन, इट इज अ पेन सेंसेशन। आप अगर कभी नोटिस करोगे तो तीखी चीज खाने पे आपके जितने भी आपके आंसू आने लगेंगे, है ना, ऐसे एकदम बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ये स्पाइस जो होता है वो हमारा एक पेन सेंसेशन होता है, rather देन अ टेस्ट सेंसेशन। क्लियर? ओके। और हमारे जितने भी स्मेल होती है, जैसे भी ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो होते हैं, वो आसपास की स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। सॉरी, थोड़ी तबीयत ठीक है मेरी। जो आसपास की हमारे स्मेल होती है वो एक केमिकल्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है, और इन केमिकल्स को हमारे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो होते हैं वो रिसीव करते हैं और उन पे एक्शन उनको बताते हैं कि ये कौन सी स्मेल है। क्लियर? नेक्स्ट होता है हमारे टीरो रिसेप्टर्स। टीरो यानी कि जो हमारे विजन और हियरिंग से रिलेटेड होते हैं। जो हमारे विजन के लिए होते हैं वो होते हैं हमारे रॉड एंड कोन्स, और जो हमारे हियरिंग के लिए होते हैं वो ऑर्गन ऑफ कोटाई होता है। सॉरी, जो हमारा इनर ईयर होता है। और इसके साथ साथ बैलेंसिंग के लिए भी जो हमारा ऑर्गन ऑफ कोटाई होता है वो किलो रिसेप्टर की कैटेगरी में आता है, हमारे बैलेंस को मेंटेन करता है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट होता है हमारे इंटेरो रिसेप्टर्स। इंटेरो रिसेप्टर्स को हम विसेरो रिसेप्टर्स, यानी जो हमारे विसरा, विसरा मीन्स ऑर्गन, विसरा, विसरा मीन्स ऑर्गन, ऑर्गन से रिलेटेड होते हैं। और प्रोप्रियोसेप्टर्स जो हमारे अलग टाइप के, मतलब कि पोजीशन किसी चीज की, जैसे कि हमारे प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे कौन से, मसल स्पिंडल प्रेजेंट होता है। हमारे मसल्स में एक मसल स्पिंडल नाम का प्रोप्रियोसेप्टर प्रेजेंट होता है,
जो हमारे मसल की क्या पोजीशन है ना, ऊपर उठा हुआ है, स्ट्रेच है, कॉन्ट्रैक्टेड है, इन सब चीजों को रेगुलेट करता है। क्लियर? सो वेसोरिसेप्टर्स में क्या क्या आ जाते हैं? स्ट्रेच सॉरी स्ट्रेच रिसेप्टर्स, बैरोरिसेप्टर्स, कीमोरिसेप्टर्स एंड ऑस्मोरिसेप्टर्स। स्ट्रेच रिसेप्टर्स हमारे हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। वो हार्ट की एक तरह से एक्सपैंड कितना हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कितना हो रहा है, उस चीज को रेगुलेट करते हैं। बैरोरिसेप्टर्स जो होते हैं वो ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं और ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। हमने सीवीएस के चैप्टर में पढ़ा हुआ है इसको। फिर कीमोरिसेप्टर्स होते हैं। कीमोरिसेप्टर्स जो होते हैं एक तो जीआई ट्रैक्ट में भी होते हैं, उसके साथ साथ हमारे ब्लड स्ट्रीम में जितना ऑक्सीजन का कंटेंट है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट है, एच प्लस आयंस का कंटेंट है, इस सब चीज को हमारे कीमोरिसेप्टर्स रेगुलेट करते हैं। एंड ऑस्मोरिसेप्टर्स होते हैं जो हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं, जो एक तरीके से वाटर बैलेंस को मेंटेन करते हैं, और साथ साथ ये ब्रेन में भी होते हैं। वहां पे जो हमारा सीएसएफ बनता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, उस चीज को ये मेंटेन करते हैं। क्लियर? प्रोप्रियोसेप्टर्स में मसल स्पिंडल होते हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ये भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। गोल्जी टेंडन ऑर्गन होते हैं, पैक्सियन कॉर्पस्कल होते हैं, फ्री नर्व एंडिंग्स होती है, एंड हेयर सेल्स होते हैं। ये सब आपको नाम बस पता होने चाहिए। मेन जो है इनमें से सिर्फ और सिर्फ मसल स्पिंडल है, इसके बारे में हम आगे जाकर के पढ़ेंगे। क्लियर? ओके। फिर नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कि काम कैसे करते हैं, हमारे जो रिसेप्टर्स होते हैं वो काम कैसे करते हैं। सबसे पहला होता है कि स्टिमुलस, हम जो है रिसीव करते हैं स्टिमुलस को। जो स्टिमुलस होता है, आप ऐसे सब देखो, ये हमारा फॉर एग्जांपल एक रिसेप्टर है, ये हमारा एक रिसेप्टर है। क्लियर? अब इस रिसेप्टर पे क्या होता है, बाहर से किसी भी फॉर्म में जो है एक स्टिमुलस आता है। क्लियर? फिर इसके बाद क्या होता है, इस स्टिमुलस को हमारा जो रिसेप्टर होता है वो डिटेक्ट करके ट्रांसड्यूस करता है, यानी कि दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में इसको कन्वर्ट करेगा। क्लियर? एंड ट्रांसमिशन, यानी कि ट्रांसमिशन रिसेप्टर से अब जो है हमारा सिग्नल बन गया है आगे। अब ये जो है आगे कैरी ऑन होगा, हमारे नर्व्स में जाएगा, और आगे जाकर के ये जो इसका टारगेट है वहां पे रीच करेगा। जो है आगे जाएगा, कैरी ऑन हो जाएगा। क्लियर? सो स्टिमुलस रिसीव होगा, ट्रांसड्यूस होगा यानी कि दूसरे फॉर्म में बदलेगा, एंड आगे कैरी ऑन हो जाएगा यानी कि इसका ट्रांसमिशन हो जाएगा। क्लियर? ओके। सो अब हम आते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ रिसेप्टर्स। हमने पूरा बैकग्राउंड देख लिया है रिसेप्टर्स का, क्या होता है क्या नहीं होता है। अब जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है इस चैप्टर में, तो सिर्फ और सिर्फ ये चीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ रिसेप्टर्स। ठीक है? हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं? स्पेसिफिसिटी ऑफ रिस्पॉन्स, यानी कि एक रिसेप्टर सिर्फ एक ही टाइप के जो सिग्नल है, स्टिमुलस है, उसके लिए उसको रिस्पॉन्ड करेगा। क्लियर? इसको हम कहते हैं मुलर्स लॉ। ठीक है? नेक्स्ट होता है सेंसरी एडेप्टेशन, यानी कि अगर हम रिसेप्टर को एक बार बार स्टिमुलस देंगे तो वो एक टाइम पर उस चीज के लिए अडेप्ट हो जाएगा, उस चीज के लिए वो सिग्नल आगे नहीं प्रोड्यूस करेगा। क्लियर? एक्यूटी, एक्यूटी से मतलब होता है कि हमारे जितने रिसेप्टर्स का नंबर प्रेजेंट होगा किसी एरिया में, अगर हमारे रिसेप्टर्स का नंबर ज्यादा है तो उस एरिया की अपने आप सेंसिटिविटी उस सिग्नल के लिए बढ़ जाएगी। ये होता है हमारा एक्यूटी। नेक्स्ट होता है हमारा वेबर फेशनर लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिटेल में आगे देखेंगे। सेंसरी ट्रांसडक्शन, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट करना। रिसेप्टर पोटेंशियल, जो हमारा रिसेप्टर होता है वहां पे एक लोकली पोटेंशियल डेवलप होता है, जो जो एक्शन पोटेंशियल नहीं होता। हमने पढ़ा हुआ है कि जो पोटेंशियल होता है एक प्रोपेगेटिव हो सकता है, नॉन प्रोपेगेटिव हो सकता है। जो रिसेप्टर पोटेंशियल होता है वो नॉन प्रोपेगेटिव की कैटेगरी में आता है। एंड नेक्स्ट होता है हमारा लॉ ऑफ प्रोजेक्शन, बहुत ज्यादा एक इंटरेस्टिंग चीज भी है ये और इम्पोर्टेंट भी है। इन दोनों चीजों को, वेबर फेशनर को और लॉ ऑफ प्रोजेक्शन को, मैं आपको आगे डिटेल में ही पढ़ाऊंगा। क्लियर? तुम लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इससे एक तो मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि मैं तुम लोग के लिए और अच्छी वीडियो बनाऊं और मेहनत करूं, और दूसरा तुम्हारा फायदा होता है कि जैसे ही वीडियो आती है वो तुमको पता चल जाएगा। और जितने भी अपडेट्स होते हैं, एक तो मेरे इंस्टा पे जितने भी अपडेट्स होते हैं मेरे इंस्टा आईडी पे और टेलीग्राम चैनल पे, वहां आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे।
तो अब हम इसको आगे देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी है हमारी स्पेसिफिसिटी ऑफ रिस्पॉन्स, यानी कि जो हमारा एक रिसेप्टर होता है वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्टिमुलस के लिए ही रिस्पॉन्ड करेगा। इसको हम मुलर्स लॉ भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वाइवा में तुम स्पेसिफिसिटी ऑफ रिस्पॉन्स की जगह मुलर्स लॉ बोल दोगे ना, तो जो तुम्हारा एक्सटर्नल होगा वो इंप्रेस हो जाएगा। एक्सटर्नल को तुम जितने हेवी टर्म मारोगे ना, उससे वो जो है इंप्रेस होता है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल पेन रिसेप्टर्स, अगर हमारे जो पेन रिसेप्टर्स है, किसी चीज को मैं चुभाऊंगा तुमको, तो पेन रिसेप्टर्स भी स्टिमुलेट होंगे, ना कि जो हमारे हॉट एंड कोल्ड के लिए रिसेप्टर्स होते हैं उनके लिए स्टिमुलेट नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ जो पेन रिसेप्टर्स हैं वो ही स्टिमुलेट होंगे। क्लियर? सिमिलरली सिमिलरली टेम्परेचर रिसेप्टर्स ही स्टिमुलेट होंगे जब मैं किसी गर्म या ठंडी चीज पे हाथ रखूंगा। क्लियर? ओके, सो ये थी हमारी पहली प्रॉपर्टी, स्पेसिफिसिटी ऑफ रिस्पॉन्स, या फिर इसी को हम मुलर्स लॉ भी बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा रिसेप्टर पोटेंशियल। रिसेप्टर पोटेंशियल से क्या मतलब होता है? फॉर एग्जाम्पल ये एक मेरा रिसेप्टर है, क्लियर, और इसमें मेरा स्टिमुलस आया है। अब क्या होता है, लोकली जो है थोड़े टाइम के लिए इस रिसेप्टर को हम थोड़ा बड़ा, लोकली इस रिसेप्टर पे थोड़े टाइम के लिए आप मान सकते हो एक पोटेंशियल डेवलप होगा। क्लियर? इस रिसेप्टर पे लोकली एक पोटेंशियल डेवलप होगा, इसी को हम जो है रिसेप्टर पोटेंशियल बोल रहे हैं, है ना। जो पोटेंशियल रिसेप्टर पे डेवलप हुआ उसी को हम पोटेंशियल रिसेप्टर पोटेंशियल बोल लेंगे। हैंड राइटिंग के थोड़ा मैं सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि अच्छी इतनी ज्यादा भी नहीं है, पर इसमें लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। रिसेप्टर पोटेंशियल, ठीक है। सो रिसेप्टर पोटेंशियल इट इज अ लोकली प्रोड्यूस नॉन प्रोपगेटिव, यानी कि जो आगे नहीं बढ़ेगा। आगे ये रिसेप्टर पोटेंशियल जो है एक्शन पोटेंशियल जरूर बना देगा, लेकिन ये रिसेप्टर पोटेंशियल आगे नहीं बढ़ेगा। जो लोकल एरिया है रिसेप्टर का वहीं पे डेवलप होगा और वहीं पे उसका एंड भी हो जाएगा। क्लियर? ओके, सो रिसेप्टर पोटेंशियल when a nerve receptor is stimulated, it can cause a change in the receptor's membrane potential. This is important because it allows the receptor to communicate with the other neurons. ये आगे जाकर के जितने भी न्यूरॉन है उनको एक्शन पोटेंशियल बना के देगा। क्लियर? इन द नर्वस सिस्टम एंड अल्टीमेटली लीड टू सेंसरी परसेप्शन। जो भी हमारा सेंस है आगे जाकर के पूरा पोटेंशियल ट्रैवल करेगा हमारे ब्रेन तक, एंड जो भी एरिया है उसमें जाकर के बताएगा कि हाँ ये सेंस हमने डिटेक्ट करा है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल हमने किसी एक गर्म तवे को छुआ, हॉट स्टव को, है ना, फिर रिसेप्टर्स इन योर स्किन आर स्टिमुलेटेड एंड दिस क्रिएट्स अ चेंज इन देयर मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इससे क्या होगा, हमने स्टिमुलस रिसीव करा तो रिसेप्टर में क्या होगा, वहां की मेम्ब्रेन पे पोटेंशियल डेवलप होने लगेगा। क्लियर? दिस चेंज इन पोटेंशियल इज देन कम्युनिकेटेड टू अदर न्यूरॉन्स इन द नर्वस सिस्टम which ultimately leads to the sensation of pain and reflex to pull your hand away। हमारा वहां पे हमने सेंस डिटेक्ट करा एंड हमें पता चला कि ओके ये रिसेप्टर पोटेंशियल ने बताया, आगे जाकर के एक्शन पोटेंशियल बना। उसने बताया कि भाई देख तूने गर्म तवे पे हाथ रखा हुआ है, हटा ले वरना तो जल जाएगा। ठीक है, हाथ जल जाएगा मेरा, सिंपल। सो ये चीजें होती हैं हमारे रिसेप्टर पोटेंशियल। अब रिसेप्टर पोटेंशियल की जो है दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है। पहला कि ये नॉन प्रोपगेटिव होता है, जैसे कि मैंने बताया कि ये आगे जाकर के ट्रैवल नहीं करता है। रिसेप्टर पोटेंशियल आगे जाकर के एक्शन पोटेंशियल बनाता है, लेकिन वो खुद वहीं पे एंड हो जाता है, रिसेप्टर की मेम्ब्रेन में ही एंड हो जाता है इसका। और ये जो है ऑल और नन लॉ को ओबे नहीं करता है। ये वाली चीज जो है हमने सीबीएस में पढ़ी हुई है कि ऑल और नन लॉ क्या होता है। क्लियर? तो अगर आपको यहाँ पे मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं कर सकता उतना बड़ा जो है, आपको अगर डिटेल में पढ़ना है अब वापस जाकर के सीबीएस के मेरे जो जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी लेक्चर्स हैं, उसमें जाकर के आप देख सकते हो ऑल और नन लॉ क्या होता है। मैं सिंपली एक भाषा में बता देता हूँ कि ऑल और नन लॉ ये कहता है कि या तो मेरे को तुम पूरा, मेरे को जितना रिक्वायर्ड पोटेंशियल है वो दो, वरना मैं काम नहीं करूंगा। क्लियर? इसका एग्जाम्पल भी मैंने समझाया हुआ है आइसक्रीम से रिलेटेड। हमारा जो दोस्त होता है आइसक्रीम मांगता है ऐसा ऐसा,
मैंने सारी चीजें कवर करी हुई है, मैं अब वापस उस डिटेल में नहीं जा सकता वरना लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। क्लियर? तो आप सीबीएसई यूनिट में जाकर के इसको देख सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा सेंसरी एडेप्टेशन। बहुत ही मतलब एक सिंपल चीज है ये, हमने डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल है, मैं आपको समझा सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल जो हमारी मम्मी होती है, ठीक है, जो मम्मी होती है वो समहाउ हम देखते हैं कि उनको तवा गरम नहीं लगता, ठीक है, वो अपने हाथ से ऐसे रोटी खींच लेंगी, उसमें स्टोव में ऐसे ऐसे रख देंगी, वो रोटी ऐसे डायरेक्ट तवे पे और गैस पे बना देंगी, ठीक है, उनको उतना गर्म नहीं लगता। लेकिन अपन करने जाते हैं तो अपने को ऑफकोर्स बहुत गर्म लगता है। तो यही चीज है सेंसरी एडेप्टेशन। ओवर टाइम क्या हुआ है, उन्होंने इतनी बार रोटी ऐसे ऐसे कर दी है तवे पे और उस पे गैस पे कि जो हमारे रिसेप्टर्स हैं उस चीज के लिए सेंसिटाइज हो गए हैं। उनको अब थोड़ी सी चीज से काम नहीं चलता कि थोड़े से स्टिमुलस से उनका नहीं होता है, उनको अब चाहिए थोड़ा हाई लेवल का स्टिमुलस। इसीलिए हम अगर करते हैं, हमारे जो रिसेप्टर्स हैं वो सेंसिटाइज नहीं है उस चीज के लिए, हमें तुरंत गर्म लगने लगता है, हमें चिमटा चाहिए, हमें चिमटा चाहिए कैसे भी करके, हमें चिमटे से ही हम कर पाए। लेकिन मम्मी क्या करती है, ऐसे वो रोटी उठाई और गैस पे धड़ाधड़ कर दी। सो यही चीज है हमारी सेंसरी अडेप्टेशन। क्लियर? is the decline in discharge of sensory impulses when a receptor is stimulated continuously with constant strength। अगर एक रिसेप्टर को मैं बार बार स्टिमुलस दूंगा तो एक टाइम के बाद वो बोलेगा कि मैं काम नहीं कर रहा, मुझे तो तुमसे मतलब ही नहीं। क्लियर? तुम्हें जो करना है कर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेंसरी एडेप्टेशन और डिसेंसिटाइजेशन। डिसेंसिटाइजेशन यानी कि वो रिसेप्टर जो है उस स्टिमुलस के लिए डिसेंसिटाइज हो गया है, उस स्टिमुलस के लिए उसमें अब उतनी सेंसिटिविटी नहीं बची है। क्लियर? रिसेप्टर्स में अडेप्ट टू कंटिन्यूस स्टिमुलेशन एंड स्टॉप रिस्पॉन्डिंग। ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है कि उस स्टिमुलस के लिए वो आगे जाकर के रिस्पॉन्ड करना ही बंद कर दे। क्लियर? डिपेंडिंग अपॉन एडेप्टेशन टाइम, रिसेप्टर्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। कि एक रिसेप्टर को कितना टाइम लगता है कि स्टिमुलस को अडेप्ट करने। फॉर एग्जांपल पहले होते हैं हमारे फेजिक रिसेप्टर, ये जो होता है रैपिडली अडेप्ट हो जाते हैं। टच एंड प्रेशर का एग्जांपल आता है इसमें। अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए ऐसे टच करके रखूं, या कुछ सपोज ये ऑब्जेक्ट मेरे हाथ में है, अब मैं इसको रख के ऐसे भूल गया, क्या होगा थोड़े टाइम के बाद ये मुझे फील नहीं होगा, ठीक है, ये पेन जो है मैं फील नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे जो टच रिसेप्टर्स हैं यहाँ पे उनका डिसेंसिटाइजेशन हो गया है, उन्होंने बोल दिया कि ये पेन तो रखा ही हुआ है, इसका मैं क्या ही करूं और सेंस कर। तो ये थोड़े टाइम के बाद मैं सेंस नहीं कर पाऊंगा। सिमिलरली पेन का भी यही होता है, प्रेशर का ये होता है कि एक एरिया में सर्टेन टाइम तक मैं प्रेशर लगाऊंगा, वो मुझे फील होगा, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो फील होना बंद हो जाएगा, क्योंकि वहां पे डिसेंसिटाइजेशन हो जाएगा हमारे रिसेप्टर्स का। क्लियर? नेक्स्ट होता है टोनिक रिसेप्टर्स। ये इनको जो है थोड़ा टाइम लगता है, इनको ओवर टाइम ये सेंसिटाइज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मसल स्पिंडल, पेन रिसेप्टर्स, कोल्ड रिसेप्टर्स, बैरो रिसेप्टर्स एंड टोनिक रिसेप्टर्स। ठीक है, बहुत यहाँ पे मैसी हो गया। सो कोल्ड रिसेप्टर्स, बैरो रिसेप्टर्स एंड टोनिक रिसेप्टर्स, ये भी जो होते हैं हमारे, ये हमारे टोनिक रिसेप्टर्स के एग्जांपल्स हैं जिनको बहुत टाइम लगता है। फॉर एग्जांपल क्या होता है, बैरो रिसेप्टर्स आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं, वो काफी टाइम तक एक चीज करते रहेंगे। लेकिन अगर कॉन्स्टेंटली ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है या फिर कम है, तो बैरो रिसेप्टर्स बोलेंगे कि यार ये चीज तो मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ, है ना, बहुत टाइम हो गया मेरे को ये देखते हुए, मेरे में इतनी शक्ति नहीं बची अब मैं वापस इस चीज को करता रहूं। तो हमारे जो बैरो रिसेप्टर्स हैं वो आगे जाकर के प्रेशर के लिए डिसेंसिटाइज हो जाएंगे, उनमें सेंसिटिविटी नहीं बचेगी। यार अगर प्रेशर कम है तो मैं उसको बढ़ा दूं, और बढ़ा हुआ है तो कम कर दूं, इस चीज के लिए वो सेंसिटाइज नहीं रहेगी। क्लियर? ओके। यहाँ पे जो ग्राफ दिख रहा है यही इसी चीज को जो है डिपिक्ट करता है कि जितने भी स्टिमुलस हमने पहले दिया है, ठीक है, वो धीरे, जो हमारा रिस्पॉन्स है वो धीरे धीरे करके, रिस्पॉन्स जो है धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट है हमारा एक्यूटी। एक्यूटी मैंने जैसे बताया कि नंबर ऑफ स्टिमुलस पे डिपेंड करता है। इट इज द प्रिसिजन, प्रिसिजन ऑफ स्टिमुलस लोकलाइजेशन। क्लियर? इसी चीज को हम एक्यूटी बोलते हैं। आपने अपने क्या कहते हैं फिजियोलॉजी लैब में ये एक्सपेरिमेंट करा होगा, जिसको हम, मेरे को याद नहीं है क्या बोलते हैं, उसमें हम क्या करते हैं,
कि एक, मान लो मैं यहाँ पे पेन ले रहा हूँ, वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, मेरे को याद नहीं आ रहा, ठीक है। हम पहले बहुत कम डिस्टेंस पे उसको यहाँ पे चबाते हैं अपने फिंगर टिप्स पे, है ना, हमको बहुत कम डिस्टेंस पे भी सेंसेशन आता है, लेकिन धीरे धीरे करके हम पीछे जाते जाते हैं, हम देख नोटिस करते हैं कि पाम में जाकर के हमें बहुत ज्यादा डिस्टेंस बढ़ाना पड़ रहा है ना, बहुत ही पतला इंस्ट्रूमेंट होता है, हमें पाम में जाकर के नोटिस करते हैं कि हम डिस्टेंस को बढ़ाते जा रहे हैं, हमें बहुत ज्यादा डिस्टेंस लेना पड़ रहा है पाम में उसी सेंसेशन को डेवलप करवाने के लिए। तो क्या होता है, हमारे जो फिंगर टिप्स हैं वहां पे नंबर ऑफ रिसेप्टर्स ज्यादा है। ये हमारे एवोल्यूशन आप कह लो उस कारण से है कि जो हमारे फिंगर टिप्स है चीजों को सेंस करने के लिए जो है रिसेप्टर्स बहुत ज्यादा आगे जाकर के यहाँ पे फिंगर टिप्स पे एक्यूमुलेट हो गए हैं, यहाँ पे ज्यादा उनकी क्वांटिटी है, तो हम ज्यादा प्रिसाइजली चीजों को बता सकते हैं अपने फिंगर्स की वजह से। फॉर एग्जाम्पल ये चाबी है ना, अब मैं पाम में अगर यहाँ यहाँ रिस्ट में ऐसे इसको दबाता हूँ अननोइंगली, तो मैं शायद ही बता पाऊँ कि ये एक चाबी है, हमारी की है। तो एक्यूटी क्या होती है, इट इज द प्रिसिशन ऑफ स्टिमुलस, प्रिसिशन ऑफ स्टिमुलस लोकलाइजेशन, इस चीज को हम एक्यूटी बोलते हैं। ये डिपेंड करती है हमारे नंबर ऑफ रिसेप्टर्स पे कि कितने ज्यादा रिसेप्टर्स एक जगह पे प्रेजेंट होते हैं। क्लियर, क्या कि हम कितना प्रिसाइजली किसी चीज को बता पा रहे हैं वो हमारे नंबर ऑफ रिसेप्टर्स पे डिपेंड करती है, इसी चीज को हम एक्यूटी बोलते हैं। क्लियर, ओके। नेक्स्ट है हमारा वेबर पेशनल लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसको हम समझते क्या होता है। द लॉ स्टेट्स दैट द स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टिमुलस मस्ट इंक्रीज बाय अ कांस्टेंट प्रोपोर्शन टू प्रोड्यूस अ जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस इन सेंसेशन। ठीक है, थोड़ा समझ नहीं पाए होगे, हो सकता है मैं इसको थोड़ा इजी करके समझाता हूँ। मान लो आप जिम जा रहे हो, ठीक है, जिम में जाकर के आप डंबल उठाते हो, तो आपको 5 किलो और 10 किलो के बीच का डिफरेंस साफ साफ नजर आए। लेकिन मान लो कोई बंदा है, ठीक है, वो 100 किलो का डंबल उठा रहा है, 100 किलो और 105 में उसको कुछ ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आएगा। यही है हमारा वेबर फ्रेशनर लॉ। जो हमारा वेबर फ्रेशनर लॉ है वो ये स्टेट करता है कि अगर मेरे को थोड़ा सा भी रिस्पॉन्स में इंक्रीमेंट लाना है तो मेरे को स्टिमुलस का एक बहुत ज्यादा अमाउंट जो है देना पड़ेगा। यही होता है हमारा वेबर फ्रेशनर लॉ। क्लियर, क्या अगर मेरे को रिस्पॉन्स में, ऐसा समझते हैं हम इसको, अगर मेरे को रिस्पॉन्स में इंक्रीमेंट लाना है तो जो मेरा स्टिमुलस होना चाहिए वो बहुत ज्यादा होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए मेरा स्टिमुलस। क्लियर, थोड़े से डिफरेंस के लिए मेरे को बहुत ज्यादा स्टिमुलस देना पड़ेगा। क्लियर, यही होता है हमारा वेबर फ्रेशनल लॉ। अगर मेरे को इस क्वांटिटी का स्टिमुलस चाहिए, रिस्पॉन्स चाहिए, तो मेरे को इतनी क्वांटिटी बढ़ा के देनी पड़ेगी स्टिमुलस की। क्लियर, यही होता है हमारा वेबर फ्रेशनल लॉ। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ sensation felt is proportionate to the log of intensity of stimulus। किसी भी स्टिमुलस की जो इंटेंसिटी होती है वो लॉग में हम देखते हैं। क्लियर, अगर मैं लॉग में जाकर के बहुत ज्यादा, लॉग हमने पढ़ा हुआ है कि बहुत ऐसे उसका कर्व आता है, बहुत ज्यादा वेरी करता है, तो अगर मेरे को लॉग क्वांटिटी का स्टिमुलस मैं दूंगा तब जाकर के मेरे को एक थोड़ा सा रिस्पॉन्स बढ़ा हुआ मिलेगा। क्लियर, ओके। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जो एग्जाम्पल दिया था वो मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है। द डिफरेंस बिटवीन 1 kg एंड 2 kg आप नोटिसेबल होता है कि 1 kg 2 kg या 5 kg 10 kg ले लो, लेकिन डिफरेंस बिटवीन 101 और 102 उसमें क्या ही मैं डिफरेंस बता पाऊंगा आपको कि 101 का है कि 102 का है। यही चीज होती है मेरा वेबर फ्रेशनर लॉ कि अगर मेरे को बहुत ज्यादा स्टिमुलस बढ़ाना है, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स बढ़ाना है, तो मेरे को स्टिमुलस की जो क्वांटिटी है वो लॉग के मल्टीपल में देनी पड़ेगी। क्लियर, ओके। आई होप आप लोग को समझ आ रहा हो। अगर कोई डाउट रह जाता है आप मेरे को या तो मेरे को इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर सकते हो या फिर यूट्यूब कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बेस्ट मैं प्रेफर करूंगा आप इंस्टाग्राम पे मेरे को डीएम करके अपना डाउट पूछो। क्लियर, ओके। नेक्स्ट है हमारा सेंसरी ट्रांसडक्शन। इट इज सिंपली कुछ नहीं, हमने जो अब तक पढ़ा हुआ है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट करना क्या होता है हमारा ट्रांसडक्शन। यही काम हमारा रिसेप्टर करता है, यही इसकी एक प्रॉपर्टी होती है।
process by which sensory stimuli from the external environment are converted into electrical signals that can be interpreted by our nervous system. Simpler terms, it is how our sensory organs, eyes, ears, nose, tongue, skin, convert various forms of physical energy such as light, sound, chemical and pressure. Light यानी हमारी आईज देखती हैं, साउंड हमारा जो कान सुनते हैं, केमिकल्स हमारा टेस्ट एंड ऑल्फैक्टरी हो गया, एंड प्रेशर हो गया जो हम टच रिसीव करते हैं, into signals that our brain can understand. Sensory transduction varies depending upon the type of receptor. ये type of receptor पे depend करता है. मेरा जो rods and cones है जो आंखों में present है, वो smell नहीं कर सकते हैं, ठीक है. Similarly, जो मेरे olfactory receptors होते हैं, वो light को sense नहीं कर सकते हैं, वो देख नहीं सकते हैं. यही हमारा type of receptor पे depend करता है sensory transduction. Clear? Okay. सो क्या होता है ट्रांसडक्शन इन सेंसरी रिसेप्टर्स. जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं उनमें स्टिमुलस आता है, वहां पे क्या होता है आयन चैनल से पोटेंशियल बनाते हैं, रिसेप्टर पोटेंशियल बनाएंगे, जो कि रिसेप्टर मेम्ब्रेन पोटेंशियल आगे जाकर के हमारा एक्शन पोटेंशियल बनाएगी. ब्रेन में ट्रांसमिशन होता है, न्यूरॉन्स जो होता है ब्रेन तक लेके जाते हैं, और परसेप्शन होता है यानी हमारा जो ब्रेन है उस सिग्नल को डिटेक्ट करता है, उस पर एक्ट करता है कि हाँ भाई कौन सा सिग्नल था, मैं जरा पता लगा. ये होता है हमारा परसेप्शन. क्लियर? नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टी लॉ ऑफ प्रोजेक्शन. ये हमारी आज की लास्ट प्रॉपर्टी है जो हम डिस्कस करने वाले हैं. क्लियर? इसके बाद सारी प्रॉपर्टीज हमने कवर कर ली है. ओके, सो लॉ ऑफ प्रोजेक्शन क्या बोलता है? इसका बेस्ट एग्जांपल जो होता है हमको देखने मिलता है फैंटम लिम्ब. फैंटम लिम्ब क्या होता है? फैंटम लिम्ब फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझो, फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, ठीक है, नॉर्मल है, सब हाथ दोनों पैर हैं उसके स्टार्टिंग से. फॉर सम रीजन हमें इसका एक हाथ एम्पुटेट करना पड़ जाता है, ठीक है, ऐसा किसी के साथ होना नहीं चाहिए, बट फॉर जस्ट मेडिकल ऐसे मतलब समझाने के पर्पज से किसी इंसान का हमें हाथ एम्पुटेट करना पड़ गया. सो क्या होता है, अब जो हमारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट थे, ये हमारा एम्पुटेटेड हैंड है, ठीक है, जो हमारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट थे, जो हमारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट है इस एरिया में, ये कटने के बाद जो रिसेप्टर्स थे वो वहां पे रह गए. ये रिसेप्टर्स जो होते हैं ऐसा हमें सेंसेशन देते हैं कि ये हाथ बाकी का आज भी वहां पे है. कभी कभी जो है ये एम्पुटेटेड पेशेंट्स को फील होता है. इसी चीज को हम बोलते हैं फैंटम लिम्ब. फैंटम लिम्ब, इसी चीज को हम फैंटम लिम्ब बोलते हैं कि हमें एक ऐसा सेंसेशन आता है कि वहां पे मेरा हाथ है जबकि वो एम्पुटेटेड है, वहां पे नहीं है. क्लियर? ये बेस्ट एग्जांपल होता है हमारे लॉ ऑफ प्रोजेक्शन का, कि रिसेप्टर्स एक ऐसा सिग्नल रिसीव करते हैं जो मे बी वहां पे नहीं है. क्लियर? The law states that the brain projects the sensation back to the source of stimulus. ब्रेन जो होता है हमारा, जो रिसेप्टर्स है उन तक लेके जाता है सिग्नल कि ऐसा शायद है वहां. क्लियर? इवन इफ द सोर्स इज नॉट इन कॉन्टैक्ट विद द रिसेप्टर. लॉ ऑफ प्रोजेक्शन का एक एग्जांपल और मैं आपको देके समझाता हूँ. कई बार हमको ऐसा लगता है कि कोई चीज हमने देखी है या सुनी है ना. कई बार हमें ऐसा फील होता है कि किसी ने हमारा नाम बुलाया, जबकि ऐसा होता नहीं है, ठीक है. तो यही एक और एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ कि लॉ ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, कि जो हमारा सोर्स है, कान है, उन तक ब्रेन एक ऐसे सिग्नल भेज देता है कि जो वहां पे है भी नहीं. क्लियर? यही है हमारा लॉ ऑफ प्रोजेक्शन. सो when we for example when we feel pain in the arm, it is because the brain has projected the sensation to the arm even though the source of the pain may be elsewhere. ऐसा हो सकता है, हमें ऐसा फील हो सकता है कि हमारे हाथ में ऐसे दर्द हो रहा है, लेकिन जबकि हमारे हाथ में दर्द होता ही नहीं है, ये उसका जो सोर्स है वो कहीं और पे है. क्लियर? एग्जांपल्स ऑफ लॉ ऑफ प्रोजेक्शन: इफ सोमेस्थेटिक एरिया इन राइट cerebral cortex is stimulated, which receives sensation from the left hand is stimulated, then sensations then sensations are felt in the left hand and not in the brain. अगर हम हमारे जो सोमेस्थेटिक एरिया होता है ब्रेन के कॉर्टेक्स उसको स्टिमुलेट करें, वो एरिया जो होता है राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर का, अगर मैं बोलूं तो हमारी क्रॉस कनेक्शन होता है यहाँ पे पिरामिडल उसमें. तो ये एरिया जो होता है वो बोलता है कि यार पेन जो हाथ में हो रहा है, जबकि हमने उसको हमने कहाँ सेंसेशन दी है, हमने कहाँ स्टिमुलस दिया है, ब्रेन में. वो उसके सोर्स पे जहां से आते हैं सिग्नल उसमें डिटेक्ट करता है. क्लियर?
सेकेंड होता है हमारा फैंटम लिम्ब सेंसेशन complained by amputate patients in the missing limb. Phantom limb is the best example of law of projection. इसी के बारे में और हम पढ़ते हैं phantom limb क्या होता है. When a limb is amputated, the brain's representation of that limb in the sensory and motor regions doesn't immediately disappear. काफी टाइम तक जो है वहां पे सेंसेशन हमको देखने मिलती है. Instead, the brain may continue to receive signals from the nerves that used to be connected to the limb. जहां पे जितने भी हमारे रिसेप्टर्स होते हैं, नर्व एंडिंग्स होती हैं, वो ऐसा हमको सेंसिटाइज हमको ऐसा सेंसेशन देती है कि मे बी दैट लिम्ब जो एम्पुटेट हुआ है वो आज भी वहां पे प्रेजेंट है. क्लियर. These signals can create a mismatch between the brain's perception of the body and the actual physical state, जो हमारा actual physical state होता है और जो हमारी बॉडी में जो हमें ऐसा लगता है, हमें ऐसा फील होता है, उनके बीच में एक मिसमैच हो जाता है, लीडिंग टू सेंसेशंस ऑफ द मिसिंग लिम्ब. यहाँ पे भी जो एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये हाथ जो है इतना, ये तो प्रेजेंट है, क्लियर, यहाँ तक प्रेजेंट है वो एक्चुअल में, लेकिन एम्पुटेशन जो है इसके बाद हुआ था. तो ऐसा फील होता है कि आज भी ये वाला पार्ट प्रेजेंट होगा. ठीक है, काफी टाइम तक ऐसी सेंसेशन आते रहते हैं, जबकि ये वाला पार्ट जो है अब प्रेजेंट नहीं है. क्लियर. ये वाला एरिया जो है इट इज नॉट देयर, ये एम्पुटेट हो चुका है, ये हमारे बॉडी पार्ट से अलग हो चुका है. तो इसी के साथ आज की हमारी जितनी प्रॉपर्टीज थी हमने डिस्कस कर ली हैं हमारे रिसेप्टर्स की. ये रिसेप्टर्स जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है, शॉर्ट आंसर्स में आ सकता है. प्रॉपर्टीज ही आपसे मेनली पूछेंगे और इसके अलावा और कुछ इतना डिटेल में नहीं पूछ सकते हैं. क्लियर. आपको अगर पीडीएफ नोट्स चाहिए जा सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल पे, उसको ज्वाइन कर सकते हो. और अगर आपको मेरे साथ वन टू वन कनेक्ट करना है, आप इंस्टाग्राम पे मेरे को जाकर के फॉलो कर सकते हो. और वहां पे भी जो है मैं काफी सारे ऐसे मीम्स भी डालता रहता हूँ और अभी जो है ब्लॉगिंग चैलेंज भी मेरा चल रहा है. सो इसी के साथ आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं. मिलते हैं अगले वीडियो में.